नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा कि मुंबई में अपने मित्र राष्ट्रपति से फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ये शहर बहुत पसंद आया और उन्होंने आज सुबह अपने वॉक का भी खूब आनंद लिया है। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये लोक भवन में व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की है, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने इंडो फ्रांसीसी कोऑपरेशन सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है। द्विपक्षीय बैठक के बाद से पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स और साथ ही स्टार्टअप को लेकर भी कई तरह के संबोधन किया जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी। और इसके बाद से फ्रांस के राष्ट्रपति जो है एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। ऐसे में मुंबई में ये मुलाकात हुई है। बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत आए हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 3 दिवसीय ये दौरा है। ऐसे में रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होगी। अहम चर्चाएं मानी जा रही हैं। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत दौरे पर हैं और ऐसे में मुंबई में उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे के दौरान राफेल को लेकर भी और मिसाइलों की खरीदारी पर भी मुहर लग सकती है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, हमारे साथ मेहमान हमारे हैं, संदीप जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी सर, कितना अहम मान रहे हैं इस चर्चा को लेकर, इस बैठक को लेकर? फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हो रही है यहाँ पे। देखिए अनीता जी, ये जो 3 दिवसीय दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान एक अपना अच्छा पार्टनर ढूंढ रहा था जिसके साथ वो अच्छे से डील कर सके। क्योंकि हमें काफी समय से प्रॉब्लम आ रही थी, उधर अमेरिका का भी एक अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है दुनिया में कि हमें रसिया के साथ काम करना है या नहीं करना है, ईरान के साथ काम करना है या नहीं करना है। और हमारे पड़ोसी जो मुल्क है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। ऐसे में फ्रांस का आना और हमारी डील होना, क्योंकि हमें भी अपनी जो डिफेंस है उसके लिए काफी कुछ चाहिए और हमारे पास भी काफी कुछ है जो हम दे सकते हैं फ्रांस को। तो ऐसे समय में 2 बड़े नेताओं का मिलना ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के लिए, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये एक स्वागत योग्य कदम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे फ्रांस और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे और दोनों को कोई ना कोई औद्योगिक फायदे होंगे और हम एक दूसरे के साथ अच्छी डील कर पाएंगे। ऐसे में संदीप जी, कहा जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भी बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं और साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी मुद्दाओं पर चर्चा होगी। क्या राफेल को लेकर या फिर किसी मिसाइल को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर कई ऐसी मिसाइल हैं उनको लेकर के बात चल रही है जो हिंदुस्तान ने फ्रांस को दे सकता है। और चूंकि हमें राफेल की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमने राफेल की टेस्टिंग कर ली है। राफेल दुनिया का एक बेहतरीन, आप उसको फाइटर प्लेन कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान अब आगे ऑर्डर दे रहा है, मेरे ख्याल से 156 फाइटर जेट्स के ऑर्डर की बात चल रही है। शायद कुछ की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होगी, इस तरीके की खबरें भी निकल करके आ रही हैं। लेकिन जैसे डील फाइनल हो जाएगी और डील हमारे और आपके सबके सामने होगी तो हम उस पर और बेहतर चर्चा करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि नई दिल्ली भारत मंडपम में जो एआई समिट का आयोजन किया गया है उसमें भी भाग लेंगे। देखिए बिल्कुल, जहां तक है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, वो मोदी जी के साथ कई ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं, उसमें भारत मंडपम भी है।
जहाँ पर कई डील साइन होंगी और हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच में एक अच्छी तालमेल बनेगा। और जो फ्रांस है, फ्रांस टेक्नोलॉजी वाइज दुनिया में बहुत आगे है। बिल्कुल। इसकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में चर्चा होती है, चाहे डिफेंस को लेकर के हो, चाहे एआई को लेकर के हो। तो मुझे लगता है दोनों देश अगर मिलकर के साथ काम करेंगे तो हिंदुस्तान को भी बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, जैसे आपने बताया कि फ्रांस जो है टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे है, हमसे कहीं ज्यादा आगे है, और अब एआई समिट में उनका भाग लेना क्या भारत के लिए ये एक बड़ी अच्छी पहल हो सकती है? जी बिल्कुल अनीता जी, ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि जब दो राष्ट्र मिलकर के काम करते हैं तो आती हैं कुछ चीजें फ्रांस के पास हमारे साथ शेयर करने को होगी, तो कुछ हिंदुस्तान के पास भी शेयर करने को है। हिंदुस्तान के पास भी ब्रिलियंट लोगों की कमी नहीं है, एक से एक ब्रेन हमारे पास है। हमारी आईआईटी से निकल करके लोग अमेरिका तक में काम करते हैं, नासा में काम करते हैं। सुनीता विलियम्स की आप बात कर लो, कल्पना चावला की आप बात कर लो, ऐसे तमाम लोग हैं। तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक सहयोगी की जरूरत है। और मुझे लगता है फ्रांस के साथ हमारी डील बहुत अच्छी हो सकती है। फ्रांस के साथ हिंदुस्तान एक अलग मुकाम पर पहुंच सकता है। ठीक है, जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। बता दें कि मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय परिषद में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 महीने के लिए पब्लिक मीटिंग, जुलूस और प्रदर्शन और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रोटेक्टर जो है वो प्रोफेसर मनोज कुमार द्वारा ये विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ के लिए एक अधिकारित आदेश भी जारी किया गया है। और ये आदेश जो है वो 17 फरवरी 2026 से प्रभावित होगा और अगले 1 महीने तक लागू रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये कदम कैंप में कानून व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश के तहत किसी भी प्रकार की सभा, रैली, विरोध प्रदर्शन या फिर सार्वजनिक योजना की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सभी छात्रों और कर्मचारियों से नियमों का पालन करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है मनोज कुमार ने आदेश में जारी किया है कि डीयू परिषद में बिना रोक टोक के सार्वजनिक समारोह, जुलूस या फिर प्रदर्शन में ट्रैफिक में रुकावट, इंसानी जान को खतरा है और जनशक्ति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा है कि पहले भी आयोजक अक्सर ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिषद में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। और ऐसे में डीयू में ये आदेश जारी हुआ है। पूरे 1 महीने के लिए धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जुलूस या फिर कोई भी सभा नहीं हो पाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंप में 1 महीने के लिए विरोध प्रदर्शन पर राज्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, जो कि अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट से। उनसे जानते हैं कि ये फैसला कितना बड़ा है, क्योंकि पूरे 1 महीने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंप में बैन लगा दिया गया है। किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, सभाएं नहीं होंगी। तो सर, कैसा रहेगा ये पूरा 1 महीना, क्योंकि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है? जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने अपने चैनल में हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, जहां पर अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं जी, किसी छात्र पे उसके मौलिक अधिकारों का हनन करना, उनको अपनी बात ना रखना, प्रशासन द्वारा इन चीजों को बैन कराना, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ठीक है। और प्रशासन के ऊपर भी कुछ है, वो न्यायपालिका है। अगर किसी छात्र को, जैसे कि वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जीएसटी 18% लगी हुई है। बिल्कुल। जहां भारत सरकार कहती है कि शिक्षा फ्री है, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य आप ले लीजिए, यहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, यहाँ पे शिक्षा पद्धति में कोई नयापन नहीं आ रहा है। उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, जहां पर कई अंतरराष्ट्रीय देशों की शिक्षा प्रणाली को भी सुचारू रखा जाता है।
अगर आप उस पे बैन आप उनकी समस्या को सुनिए, आप एक जांच समिति गठित करिए, आप उसकी लेकिन राज न्यायिक जी, अगर जांच मैं बात कराइए। करूं, यूजीसी को लेकर भी यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था और उसके बाद से अब आए दिन अगर डीयू की मैं बात करूं तो जुलूस निकलते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर कहा जाता है ये भी कि जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, जो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर इतने बड़े में जुलूस निकाला जाता है, सभाएं होती हैं। क्या सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप समझिए सभाएं क्यों होती हैं, जुलूस क्यों निकाले जाते हैं। अगर आप सेक्शन 94 जेजे बोर्ड अगर आप पढ़िए इसको, तो धारा 94 किशोर न्याय अधिनियम है, वो क्यों है, उसको क्यों बनाया गया। सबको निर्भया कांड सबको याद होगा, बिल्कुल, सबको अच्छी तरीके से याद होगा। निर्भया कांड के बाद ही किशोर न्यायालय बोर्ड अधिनियम 2016 में अमेंडमेंट लाया गया था कि यदि किसी किशोर को कोई भी समस्या है, चाहे वो शिक्षा के संबंध में, चाहे वो प्रशासन के संबंध में, चाहे वो जो यूनिवर्सिटी या किसी विद्यालय का कोई भी प्रशासन समझ लीजिए, वो अपनी बात कह सकता है, अपनी बात रख सकता है, क्योंकि हमारे माननीय भारतीय संविधान में इस चीज को स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन अब आप जब उन्हीं मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे तो छात्रों की आगे एक मजबूरी है, अपनी बात कैसे कहेंगे, वो एकजुट होकर कहेंगे। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात डीन से, वाइस चांसलर से, किसी से भी कहते तो वो गलत नहीं है, वो असंवैधानिक नहीं है, लेकिन उन पे अंकुश कसना, उन पे नकेल लगाना, ये गलत है। भाई तो आप एक बात समझिए कि हमारे सर तो जो क्या हमारा कह छात्र सकते हैं है, कि एक महीने का ये जो बैन लगा है, ठीक है, आप पहले अपने, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बैन लगाना ना लगाना ये तो प्रशासन का काम है, ठीक है, लेकिन जो छात्र हैं, जो उनके जो अधिकार हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। नहीं, सवाल मेरा यह है कि ये जो एक महीने का टाइम दिया गया है, क्या यूजीसी के जो हल्ला हो रहा था, बवाल हो रहा था, उसको दबाने के लिए दिया गया है? देखिए यूजीसी पे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैसे ही स्थगन है, इसको केवल हवा देने के लिए ये बात कही जा रही है। ठीक है, मेन चीज आप देखिए ना कि किस वजह से ये लगाया गया बैन, उसको आप देखिए ना, उस चीज को ग्राउंड रिपोर्ट पे लाइए ना। ठीक है, तो ये पूरा एक महीने के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, ना तो सभाएं होंगी। अगर बातें, जो छात्रों को बातें रखनी होती है, उनके लिए तो अब ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये नया फरमान जारी हो गया है। मैम सबसे अच्छी चीज जो आप लोगों ने दी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो चीज उभर के आती है कि जो शायद कोई चीज नहीं उभर के आ सकती है। ठीक है, आपने सभाओं पर आपत्ति लगाई है, हाँ। आपने एकजुट होने पे आपत्ति लगाई है, लेकिन यही छात्र जब पढ़ के आईएएस, आईपीएस, बड़े राजनेता, जज, एडवोकेट्स बनेंगे तो क्या आप उनको भी रोक लेंगे क्या? बताइए। ठीक है, ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। बता दें कि अगले एक महीने तक के लिए फरमान जारी किया गया है, ना तो डीयू में कोई सभाएं होंगी, ना जुलूस निकाला जाएगा, और ये पूरा जो रोक है पूरे एक महीने के लिए लगाया गया है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज ढाका में नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्य सलाहकार यूनुस के न्योते पर दुनिया के अन्य देशों के नेता भी बांग्लादेश पहुंचे। बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो ढाका पहुंचे हैं। इसके साथ ही भारत की तरफ से शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ढाका पहुंचे। 13वें राष्ट्रीय संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने सुबह शपथ ली, और इसके साथ ही आम चुनाव के बाद से सत्ता हस्तांतरण को औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसे कई महीनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितताओं का अंत किया गया। तो वहीं असम में अगले महीने के पहले बता दें कि
4 या 8 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग हो सकती है। सभी 126 सीटों के लिए एक या अधिकतम 2 फेज में वोटिंग होने की संभावना है। बीजेपी, कांग्रेस सहित राज्य की छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के साथ बैठक में इसकी मांग रखी है। पार्टी ने चुनाव की तारीख जो है बहु त्योहार की ध्यान में रखकर तैयार करने को कहा है ताकि मतदाताओं की भागीदारी प्रभावित न हो। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यालय 20 मई को खत्म हो रहा है और राज्य में 10 साल से सीएम हेमंता बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। पार्टी तीसरी बार जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने इस बार 126 में से 100 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पीएम मोदी 6 महीने में 4 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल भी शामिल है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीएम हेमंता पर सोशल मीडिया पर हेट कंटेंट फैलाने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सीधे सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी है। पूरा मामला असम बीजेपी के अधिकारित एक्स हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो से शुरू हुआ था। आरोप है कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री को एक राइफल से एनिमेट व्यक्तियों पर निशाना साधते हुए गोली चलाते हुए दिखाया गया। वीडियो में पॉइंट ब्लैंक शॉट और साथ ही कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भारी विरोध के बाद से वीडियो को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसके मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और एसआईटी जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान कथित मानहानि से जुड़े कंटेंट को लेकर दर्ज की गई निजी शिकायतों को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और ये मामला बीजेपी सरकार को निशाना बनाने वाले एक कैप्शन रेड कार्ड विज्ञापन से जुड़ा था, जिसे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। और इस विज्ञापन के बाद से बीजेपी समर्थक केशव प्रसाद ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर निचली अदालत में समन जारी किया गया था। राहुल गांधी ने इन समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद से कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिकायत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और ये पूरा विवाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक आक्रामक विज्ञापन अभियान चलाया था और इस अभियान में करप्शन रेड कार्ड के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। राहुल द्वारा इन कंटेंट को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने के बाद से इसे मानहानि का आधार बनाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई इम्पैक्ट समिट में कहा है कि डीप फेक की समस्या तेजी से बढ़ रही है और बच्चों और समाज की सुरक्षा के लिए इससे निपटने के वास्ते कहीं भी अधिक कड़े नियम की जरूरत है। डीप फेक एआई से तैयार की गई ऐसी तस्वीरें और वीडियो होती है जो नकली होने के बावजूद असली प्रतीक होती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार मौजूदा प्रावधानों से आगे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लेकर उद्योग जगत से परामर्श शुरू कर चुकी है। डीप फेक और उम्र आधारित प्रतिबंधों से निपटने के लिए सोशल मीडिया मंचों से बातचीत जारी है, ताकि इस मुद्दे पर सबसे उपयुक्त तरीके से निपटा जा सके। कोई भी कंपनी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, मेटा हो या फिर एक्स हो, सभी को देश के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना होगा। डीप फेक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए कड़े नियमों की जरूरत है। Given that any country which any company which operates must operate within the constitutional framework of the country in which it is operating. So whether it is Netflix or YouTube or Meta or X, they must all operate within the legal framework and the Constitution of India. That's very clear. It has to be, it's a global norm. All multinationals understand this, and this is also a well-established legal position. Regarding the cultural context, it's very important for the multinationals to understand the cultural context of the country in which they are operating, because one particular cultural context can make so much difference. Something which is normal in one country can be prohibited in another country.
something which is prohibited in one country can be normal in another country. So it's very important that the multinationals, they operate within the cultural context of the country in which they are operating, and most countries, most companies do strive to do that, and always there is a learning curve in that journey. Regarding deepfakes, I think we need much stronger regulation on deepfakes. I think it's a problem which is growing day by day, and certainly there is a need for protecting our children, protecting our society from these harms. तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सौंपी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा है कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में विमान क्रैश की जांच AAIB कर रहा है, जो कि दुर्घटना और घटना जांच नियम 2017 और ICAQ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत की जा रही है। DGCA ने बताया है कि प्लेन में दो फाइटर रिकॉर्ड लगे थे, जो कि हादसे के दौरान लंबे समय तक आग और अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहे। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड से सफलतापूर्वक डेटा जो है वो डाउनलोड कर लिया गया है। 2 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि उनके चाचा की मौत में साजिश हुई है। मामले की एक्सपर्ट एजेंसियां जांच करें। तो वहीं गुजरात में स्कूलों के बाद अब अदालतों के बम से उड़ाने की धमकियां मिली है। बता दें कि बड़ौद सहित 6 जिले में जो है वो कोर्ट को धमकी वाला ईमेल मिला है और इसके बाद से इन कोर्टों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार पुलिस, बम स्क्वाड और साथ ही कोर्ट जो टीम है वो पूरी तरह से कोर्ट पर पहुंचे और सभी कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। इसके बाद से जांच की गई, हालांकि किसी भी कोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कल यानी 16 फरवरी को भी गुजरात के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बड़ोदरा के 25 स्कूलों और अहमदाबाद के 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे पत्र मिले थे और इसमें मोदी शाह को निशाना बनाने की भी बात लिखी गई थी। तो वहीं नई दिल्ली से चेन्नई जा रही ट्रेन नंबर 12616 के स्लीपर कोच में आग लग गई और ये घटना सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन से सीधी और तुलाजपुर स्टेशन के बीच हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रेन चल रही थी और तभी SLR कोच में धुआं निकलता देखा गया। धुआं देखते ही ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत ही ट्रेन को रोक दिया गया और यात्रियों की सुरक्षित रखा गया और किसी को फिलहाल चोट नहीं आई है। रेलवे स्टाफ ने तेजी से काम करते हुए प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर दिया और इसके साथ स्थानीय फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। स्थानीय रेलवे कर्मचारियों ने शुरुआती तौर पर कोच में उपलब्ध फायर को वो इस्तेमाल करके आग पर किसी तरह काबू पाया। पूरी तरह से आग को बुझाने का काम अभी भी जारी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। रेलवे अधिकारी मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DD24 भारत। नमस्कार।